Hello friends, welcome to all of you in our educational channel San Physics and GS classes and I am अभिषेक दुबे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने क्लास 10th में अपना लाइट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और उसी के लास्ट लेक्चर में हमने ये भी कहा था कि आप अगले लेक्चर से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करेंगे। इन दोनों के बीच में एक चैप्टर 11 भी आता है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेकिन उससे अभी हम बात कीजिए छोड़े हुए हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसे किया जाएगा। ठीक, तो इसमें लगभग 4 या 5 वीडियोस कंसेप्ट पर बनेंगे, जिसमें से आज हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जैसे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये छोटी मोटी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद से अगले स्टेप में फिर रेजिस्टेंस, जो मेन टॉपिक जो चैप्टर से क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वो सब अगले लेक्चर से देखा जाएगा। ठीक, तो अगर वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चैप्टर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी है। आज हमारा पहला लेक्चर इसमें है। इसमें देखिए चैप्टर में कि डीमेरिट्स क्या हैं, मतलब इस चैप्टर की कमियाँ क्या हैं। कमियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन कि इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसे मान लेना पड़ेगा कि ये हैं, वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। जैसे कई चैप्टर्स में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ये हैं, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे कि ये कैसे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पहला टॉपिक हमारा है चार्ज। अब चार्ज क्या है? चार्ज का मतलब बेसिक यही इतना होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा, तब दोनों के बीच में जो फोर्स एक हिसाब से निकल के आएगा उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक, चार्ज। अब चार्ज क्या है, इसकी डेफिनेशन में नहीं जाना है, तो ये देखेंगे कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं। तो चार्ज बेसिक कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, इसे आवेश कहा जाता है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी वो 2 तरीके से चार्ज होंगी, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगी या फिर नेगेटिव चार्ज होंगी। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, नेगेटिव का मतलब उनके अंदर एनर्जी कम है। तो पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? वो एनर्जी देंगे, नेगेटिव वाले क्या करेंगे? वो एनर्जी लेंगे। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। छोटी छोटी चीज़ें जानते रहिए, अभी जब आगे इलेक्ट्रिक करंट सर्किट जब पढ़ाएंगे तो उसमें इन सब पॉजिटिव नेगेटिव पर सबका सही से समझ में आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो चीज़ें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक, प्रोटॉन। और जो नेगेटिव चार्ज चीज़ें होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि चार्ज की यूनिट क्या है। तो चार्ज की यूनिट मतलब चार्ज किसमें मापा जाता है, तो यूनिट इसकी होती है कूलाम्ब, COULOMB। कूलाम्ब या कूलम्ब, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसे ऐसे क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो डिफाइन करने के लिए आप लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में कि 1 को, जैसे कहते थे ना कि ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना है, 1 कूलम्ब चार्ज कितना है, 1 जूल एनर्जी कितनी है। तो उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आता है। तो उसमें देखा जाएगा कि 1 कूलम्ब या कूलाम्ब, जो भी आप पढ़ें, 1 कूलम्ब चार्ज इज द चार्ज which repels और अट्रैक्ट भी कर दीजिए यहीं पे, which repels और attracts an object of equal charge when equal charge with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। कब? when placed in vacuum। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई एक बॉडी,
तो पूरा पढ़िए कि वन ऐसे ही लिखा जाएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज विच रिपेल्स और अट्रैक्ट्स। अब देखिए 2 वर्ड आए, एक रिपेल्स आया, एक आया अट्रैक्ट्स। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है अपने तरफ खींचना, रिपेल का मतलब होता है उसे दूसरी तरफ धकेलना या पीछे की तरफ धक्का देना। तो ये आप जानते होंगे इतना कि जब पॉजिटिव चार्ज पास आएंगे या निगेटिव चार्ज पास में आएंगे तब वो एक दूसरे को धक्का देंगे पीछे की तरफ। ठीक, से सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। और अगर पॉजिटिव के साथ में निगेटिव चार्ज आया है तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर मान लीजिए कि नेगेटिव है इस तरफ और इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे ऐसे आके अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर व्हेयर एज डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसे लिख लीजिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में टिक लगाने के लिए आ सकता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसे नोट स्टार बना के लिख लीजिए कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर व्हेयर एज अपोजिट चार्जेस या डिसिमिलर चार्जेस, जो भी आप लिखना चाहें, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अट्रैक्ट और रिपेल के बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे। अट्रैक्ट्स ईच अदर, जैसे चुंबक होता है, चुंबक में अगर दो चुंबक आपके पास है, दोनों का एक ही सिरा अगर एक तरफ कर देंगे तो एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, और जब अपोजिट रहते हैं तो आके चिपक जाते हैं। तो वही है। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जब इतनी एनर्जी रहे कि वो अपने ही तरीके दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सके, कितने फोर्स से? 9 × 10⁹ न्यूटन। इतने फोर्स से अगर वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इतना या 1 कूलम्ब का चार्ज है। ये हुआ 1 कूलम्ब चार्ज का बेसिक मतलब क्या है, 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है। क्वांटिटी में नहीं बताया जा सकता है, इसी तरह से क्वालिटी में बताया जाता है। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद आता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने बताया कि जिस पे निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कोई मतलब नहीं लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ नोट करके लिख दीजिए। ये सारे एक नंबर चीज़ें इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब C। ठीक, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। मतलब दोनों में सेम चार्ज होता है, बस केवल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्रोटॉन में माइनस नहीं लगेगा। ठीक, तो ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक, ये इतना हो गया। अब इलेक्ट्रॉन में बताया कि निगेटिव एनर्जी रहेगी, प्रोटॉन में क्या रहेगा? पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। प्रोटॉन एनर्जी का डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रिसीवर होगा, वो एनर्जी को रिसीव करेगा। अब यहाँ तक हमने चार्ज देख लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने करंट के टॉपिक पर, लेकिन करंट से पहले हम कुछ चीज़ें और जान लें कि जैसे इनका भी यूज लगेगा। जैसे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हेडिंग डाल देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, या इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके के ऑब्जेक्ट होती हैं। पहली होती है कंडक्टर, पहले क्या होती है? कंडक्टर। दूसरी होती है इंसुलेटर, और तीसरी को कहा जाता है मेटलॉइड, METALLOID। कंडक्टर का मतलब क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट या एन इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट विच अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू देम, any electric object which allows the current to flow through it।
ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो करंट को अपने आप से गुजरने की परमिशन देता है, को अलाउ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है कि इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट या एनी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट या विच कैन नॉट, इसमें कैन लगाइएगा, विच कैन नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। इंसुलेटर में किसी भी कंडीशन में करंट इस पार से उस पार जा ही नहीं सकता है, चाहे जो हो जाए। ठीक। और मेटलॉइड क्या है? एनी मटेरियल विच में समटाइम्स एक्ट एज अ कंडक्टर एंड समटाइम में एक्ट एज ए इंसुलेटर इज नोन एज मेटलॉइड। कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर में आपकी करंट बिल्कुल आसानी से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेज करंट जाएगी। इंसुलेटर में करंट बिल्कुल नहीं जाएगी, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। मेटलॉइड में क्या है कि ये दोनों के बीच की कंडीशन है, कभी कभी कंडीशन में इससे करंट जाएगी, कभी कभी नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल मेटलॉइड इसका एग्जांपल नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से बता दें। जैसे मान लीजिए कि आपके पाइप है प्लास्टिक की, प्लास्टिक की पाइप से करंट नहीं जाता है, लेकिन अगर आप उसे पानी में भिगो कर लगा देंगे तब उससे करंट जाएगा। अगर ना विश्वास हो तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। इंसुलेटर में क्या है कि इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जैसे कोटिंग जिसकी की जाती है ना, तार के ऊपर लेप जो लगा रहता है, वो सब हो गया, ये सब आगे जाएंगे इंसुलेटर में। कंडक्टर में क्या क्या आता है? कंडक्टर में आता है सिल्वर, कॉपर। आप सुने होंगे कि कॉपर की बाइंडिंग हुई है, सिल्वर की बाइंडिंग हुई है, एल्युमिनियम। कहाँ तक मोटर वाले कहते हैं ना कि एल्युमिनियम की वायर भर देंगे या कॉपर की वायर भरी होगी, ये सब होते हैं इंसुलेटर में, सॉरी कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या हो गया? इंसुलेटर में हो गया रबर, रबर के बाद में प्लास्टिक, ETC, और बहुत चीज़ें होती हैं। टेबल आपकी बनी हुई है NCERT बुक में, अगर आप देखेंगे तो इसमें मिल जाएगी। मेटलॉइड में जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे गैलियम होता है, गैलियम, बस ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है, एक आध नाम जाने रही है बस, GALLIUM। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कंडक्टर, इंसुलेटर और मेटलॉइड। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये हो गया कंडक्टर। अब यहाँ तक हमने चार्ज देख लिया है, चार्ज को डिफाइन कर लिया, डिफाइन करने के बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये देख लिया। और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में कंडक्टर, इंसुलेटर और मेटलॉइड। मेटलॉइड को ही सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है, उसे क्या क्या पढ़ा दीजिएगा, मेटलॉइड या सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब हाफ हाफ, आधा आधा। ठीक। तो अब हमारा टॉपिक आता है मेन, यहाँ से मेन शुरू होता है, जिसका पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन इसकी ये है कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या है वो बताते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is known as electric current, is known as electric current। ठीक। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो आप इतना लिख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है कि थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक वायर है, ठीक, ये तो 2D वायर हो गई, इसे हम थोड़ा सा मोटी करके समझा दें आपको। जैसे मानिए कि ये आपकी वो हो गई वायर, ये इतना मोटा इधर से है, इतना मोटा इधर से है, समझ में आ रहा है ना कि 3D में। जैसे मान लीजिए कि पाइप की आपकी ये इस तरफ वाला सिरा, वो उस तरफ वाला सिरा, तो इसमें ये जो इतना एरिया होता है, ये इसी को कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। अभी जब आगे आप रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हाउ फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, तब उसमें ये क्रॉस सेक्शन वाली चीज़ भी आती है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि मोटा रहने पर उसका जितना इस तरफ वाला भाग है,
जैसे पाइप है तो पाइप जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, तो ये जो इतना एरिया है इसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। तो वही लिखा हुआ है कि इस इतने एरिया से या इस इतने क्रॉस सेक्शन से जितना करंट, जितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है। या कि जब किसी क्रॉस सेक्शन से जब चार्ज फ्लो करने लगेंगे तब उस ऑब्जेक्ट में जिस मतलब ये जैसे मान लीजिए कि मार्कर हमारा है, तो मार्कर इससे अगर करंट चार्ज आने लगेंगे तो इसमें एक करंट आ जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई से इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा लिखा जाएगा। इस चैप्टर में सिंबल बहुत आते हैं, सिंबल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे किससे क्या है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, जब इसे आई लिखा जाएगा तब ऊपर से अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको नोट करिए, पहला फार्मूला है चैप्टर का पूरे, ये फार्मूला नंबर 1। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द चार्ज फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इन गिवन टाइम। डिफाइन कैसे किया जाएगा, ये तो हो गई वही हम बताते थे ना कि क्वालिटेटिव वाली डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को क्या कहा जाता है, डिफाइन। तो इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इन गिवन टाइम। किसी दिए हुए समय में किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, ये हो गया। अब यहीं से अगर आप एक चीज़ और निकालना चाहें, एक फार्मूला और, तो आप लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी। तो अभी पीछे जब हम चार्ज बता रहे थे तो चार्ज क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें यह पता चल जाएगा कि कितना चार्ज उससे फ्लो हुआ है। ठीक, तो इन दोनों फार्मूले को एक दूसरे से बदल के यूज किया जाता है निकालने के लिए, आई और टी। ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला, ये था हमारा फर्स्ट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसे याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल जब आएंगे एक नंबर की, तो उसमें कभी कभी ये होगा कि चार्ज दे के करंट पूछेगा, कभी कभी क्या होगा करंट दे के चार्ज पूछेगा। क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये अब इसके देखेंगे कि यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट इसकी होती है एम्पियर, AMPERE। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। एम्पियर इसकी यूनिट क्यों रखी गई है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। एंड्री ANDREMARIE मैरी एम्पियर। एंड्री मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को क्या रख दिया गया है, एम्पियर। एम्पियर इसे कहा जाता है। बेसिक इसकी यूनिट आएगी कि अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आएगी कि कूलाम्ब अपॉन सेकेंड, है ना, ये तो आएगी कूलाम्ब अपॉन सेकेंड। क्यों आएगी, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो कूलाम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर। ठीक, ये हो गया इसकी यूनिट। और अब ये तो हो गई इसकी यूनिट, जिसे आप कह सकते हैं कि एसआई यूनिट की तरह हो गई ना, लेकिन सब इसकी कुछ छोटी छोटी क्वांटिटियाँ भी हैं। तो सम स्मॉल यूनिट्स आर, जैसे क्या है कि जैसे मीटर बेसिक यूनिट होती है, लेकिन मीटर के बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी माना जाता है ना, तो उसी इंच, तो उसी तरीके से यहाँ पर सम स्मॉल यूनिट्स एम्पियर की क्या होती हैं, मिली एम्पियर, MILLIAMPRE, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि 1/1000 एम्पियर को क्या कहेंगे, 1 मिली एम्पियर। 1/1000 एम्पियर अगर रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, मिली एम्पियर। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर -3 हो जाएगा।
और एक होती है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो ऐसे बनाया जाता है यू के तरह से, ये ऐसे इस तरीके से, मतलब यू के इधर भी थोड़ा निकाला जाएगा, उधर भी थोड़ा निकाला जाएगा, इसे पढ़ा जाता है माइक्रो। तो माइक्रो एम्पियर, MICRO, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर कितना होता है कि 10⁻⁻⁶ एम्पियर। इसमें क्या होगा, नीचे 6 जीरो हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो का मतलब हो गया कि 10 लाख। जब 1/10,00,000 एम्पियर रहेगा तब उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक माइक्रो एम्पियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट में कुल मिलाकर यही इतने चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रिक करंट की दो डेफिनेशन आएंगी, एक आएगी यहाँ से, एक आएगी यहाँ से। तो क्वालिटेटिव वाले में क्या कहा जाएगा कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, या ले सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया रिप्रेजेंटेड बाई आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। I इज इक्वल टू Q/T इसका फार्मूला होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहीं से आप समझ सकते हैं ना कि फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्ज हमेशा फ्लो किस में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब किसी टाइम के मतलब कोई ना कोई टाइम लगेगा ना उसको फ्लो होने में, तो उससे ये क्या कहा जाएगा कि ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q/T। एक डेफिनेशन इसकी यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इन गिवन टाइम नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया। इसी का दूसरा फार्मूला, सेकंड रूप इसका I इज इक्वल टू Q/T का, Q इज इक्वल टू IT आता है। फार्मूले मत भूलिएगा। SI यूनिट इसकी क्या है, एम्पियर है। एम्पियर के बेसिक मतलब क्या है, कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। हेनरी मैरी एम्पियर साइंटिस्ट थे, जिनके ऑनर में, जिनके सम्मान में, ऑनर लिखा जाता है HONOUR, जिनके सम्मान में इसके यूनिट को एम्पियर रख दिया गया। स्मॉल यूनिट से इसकी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होती हैं। ये इतना हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज़ यहीं पर आप और भी नोट कर लीजिए कि ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को हमने क्लास 9th में पढ़ाया था सही से। अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो केवल इतना जान लीजिए कि जिन क्वांटिटियों में डायरेक्शन से फर्क पड़ता है उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, जिनमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अदिश राशि ना, अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इतना हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सर्किट MBBS वाला, मुन्ना भाई MBBS वाला नहीं है, सर्किट ये दूसरी है। तो सर्किट का मतलब क्या होता है कि द क्लोज्ड पाथ, लिख लीजिए पसंद है, द क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल पाथ, द क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, या द इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, तो क्या हो गया कि कोई क्लोज्ड पाथ, इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज्ड पाथ जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पाथ लिखने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिकल पाथ लिखने का मतलब है कि द अप्लायंसेस विच आर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी आर टोटली, कैसे होंगे, वो कंडक्टर होंगे। इलेक्ट्रिक पाथ लिखने का मतलब बेसिक है कि कंडक्टर्स उसमें लगे होंगे, इंसुलेटर नहीं लगे होंगे, क्योंकि अगर इंसुलेटर लगे होंगे तब वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और उससे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पाथ। अब देखिए इसको बना के थोड़ा देख लिया जाए एक बार।
जैसे मान लें कि एक वायर ये हो गई, पहले पूरा बना लें ऐसे, फिर इसी में समझाएंगे। ये अब इसमें यहाँ पर एक सेल लगाई जाती है। सेल में कैसे होता है, एक छोटी लाइन रहेगी, उससे थोड़ा सा दूर छोड़ के एक बड़ी लाइन रह के मिलकर छोटी बनेगी ऐसे। इसको बनाना सीख लीजिए, नहीं तो छोटी बड़ी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और फिर ऐसे बड़ी छोटी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, और इधर छोटी है तो यहाँ पर आके बड़ी ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जो छोटा होता है इसे कहा जाता है माइनस पॉइंट, जो बड़ा वाला होता है इसे कहा जाता है प्लस पॉइंट। मतलब कैसे बनेगी, देखिए ऐसे बनेगी। जैसे ये मान लो छोटी है तो ये ऐसे बड़ी हुई, ये छोटी, फिर ये बड़ी, ये छोटी, फिर ये बड़ी, ये छोटी, इधर छोटी, इधर आके लास्ट वाली बड़ी, ऐसे। ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ मान लीजिए एक बल्ब लगी हुई है, बल्ब ऐसे बल्ब लगी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर लगा दीजिए की बटन, ये हो गया हमारा की। रजिस्टर्स हो गया, यहाँ पर एक एम्पियर लगाया जाता है, एमीटर। एमीटर क्या है, तो वहीं जहाँ पीछे अभी हमने एम्पियर लिखा था तो वहीं पर आप दो चीज़ें बढ़ा दीजिएगा। पहला डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज द करंट, नोट करिएगा 1 एम्पियर इज द करंट विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, नहीं सॉरी, तो एम्पियर को वहीं डिफाइन करके लिख दीजिए कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट प्रोड्यूसेस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज 1 एम्पियर करंट। ठीक, फिर से when 1 coulomb of charge when flows through a conductor in 1 second, Q by C होता है ना वो, Q by T, then the current constituted in that electric circuit is known as 1 ampere current। ये हो गया एम्पियर को डिफाइन करना। और वहीं पे लिख दीजिएगा कि करंट इज मेजर्ड बाई एन, करंट कैन बी मेजर्ड, current can be measured by an instrument known as ammeter, an instrument known as, क्या कहा जाता है इसे, एमीटर। करंट को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एमीटर। उसे कैसे बनाया जाता है, ए। तो छोटी सी हमारी बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिक करंट की जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो यही है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा बनती है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल से आएगी कहाँ, आउटसाइड द सेल। ये सेल है, सेल के अंदर अपोजिट रहेगी, लेकिन सेल के बाहर जैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ से चल के ऐसे निगेटिव तरफ से आएगी। ठीक, ये होती है हमारी के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होने का मतलब है कि इसमें जब करंट हम बनाएंगे तब इसे ऐसे बनाएंगे। ठीक, कभी भी आप अगर अगर मान लीजिए कि आप कभी ऐसे उसको उल्टा बना दिए, ये वाली एरो उधर बना दिए, तो पूरा क्वेश्चन काटा जा सकता है, पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी इसकी डायरेक्शन। ये हो गई बल्ब। बल्ब को रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस अभी आगे समझेंगे, लेकिन ये जान लीजिए इस जगह पर रेजिस्टेंस का काम यही बल्ब कर रही है। कोई किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तक रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। ये इलेक्ट्रिसिटी का रूल है कि जब तक किसी भी सर्किट में एक भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रहेगा तब तक उससे करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक, मतलब कि फॉर द फ्लोइंग ऑफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज मस्ट एंड मस्ट। ये हो गया मीटर। मीटर बताया गया कितने एम्पियर में करंट जा रहा है। ये होती है हमारी की में क्या होता है कि ऐसे बनाया जाता है, ऐसे डबल नोटेड डबल ब्रैकेट कैसे खुले रहेंगे, और कभी कभी आप देखेंगे कि इसके बीच में एक ऐसे पॉइंट बना रहेगा। तो अगर पॉइंट बना है तो पॉइंट का मतलब है कि स्विच कैसी है, ऑफ है, और अगर कुछ नहीं बना है तो इसका मतलब स्विच ऑन है। तो ऐसे आप ध्यान रखिए कि कुछ नहीं है मतलब ऑन है, कुछ रुका हुआ है मतलब रोकने के लिए बैठा हुआ है तो वो ऑफ है। याद करने का तरीका है कब स्विच ऑन है कब स्विच ऑफ है। तो ये स्विच हमारी इस समय ऑन है, इसमें ऐसे बूंदे रख देंगे तब ये बंद हो जाएगी। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि चार्ज को देखा नहीं जा सकता है, केवल उसे ऐसे मान लेंगे कि हाँ चार्ज है और उसी हिसाब से चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि है नहीं, वो है, लेकिन कि इतने छोटे लेवल पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये तो बात सही है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, दुनिया इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे आजकल है, तो चार्ज कुछ ना कुछ तो है ही। जो बड़े साइंटिस्ट वगैरह जानते हैं, हमें आपको जानकारी नहीं है उस छोटी चीज़ के बारे में, उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम थोड़ा सा बता दें क्या है, बाकी आप ज़्यादा कुछ समझदार हैं, ज़्यादा इसमें कुछ समझाया भी नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या लिख लीजिए कि डिफरेंस। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मानिए कि एक पाइप है, ये एक पाइप है, इसके दोनों सिरे बंधे हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि पानी की टब रखा हुआ है, इसमें वाटर है पाइप के दोनों तरफ। तो उसमें ये इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि पाइप से पानी तब तक नहीं जा सकता है जब तक इन दोनों की ऊंचाई बराबर रहेगी। इन दोनों की ऊंचाई जब तक बराबर रहेगी तब तक इससे पानी फ्लो हो ही नहीं सकता है। पानी को फ्लो होने के लिए किसी न किसी एक सिरे को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, किसी एक सिरे को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ सेम इलेक्ट्रिक करंट में भी होती है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या होता है कि चार्जेस का डिफरेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी एक पॉइंट पर चार्ज ज़्यादा रहे, किसी एक पॉइंट पर चार्ज जब कम रहेंगे तभी ज़्यादा वाले पॉइंट से कम पॉइंट की तरफ आएंगे। तो वही हम आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एनर्जी का क्या है, डोनर है। डोनर का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रिसिटी या इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक डिफरेंस जो है वो बन के आ रहा है कि एक देने के लिए तैयार है, एक लेने के लिए तैयार है, एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर और डोनर होने की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब यही इतना होता है। इलेक्ट्रिक डिफरेंस का मतलब यही होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना ताकत है उनके बीच में जो डिफरेंस है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में के पोटेंशियल कितना है और वो इलेक्ट्रिक होने के बाद उसमें डिफरेंस दोनों में कितना है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा, अभी आगे आएगा V = IR। ठीक, तो वहाँ के ध्यान रखिएगा, V से लिखा जाता है। और जैसे भी हमने बताया कि करंट को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, उसी तरीके से इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी कहा जाता है, अगर आप न जानते हो तो। वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी measured by an instrument known as क्या कहा जाता है इसे, वोल्टमीटर। ऐसे जैसे भी हमने दिखाया ना कि सर्किट में V1 ऐसे गोला करके A लिख दिया जा रहा था, उसी तरीके से जब वोल्ट मीटर लगेगा तो वोल्ट मीटर के लिए ऐसे V लिखा जाएगा। अभी जब सर्किट पढ़ाएंगे तो सर्किट में समझ में आएगी ये सारी बातें। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस लेक्चर में कुछ नहीं था, लेकिन कि इस लेक्चर से सही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, तो 3 नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चन एक के इसी से आने की संभावना है। और जो हमने एक फार्मूला बताया I=Q/T, उससे 1 नंबर 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से छोटा लेक्चर था, हो सकता है बड़ा हो गया हो, टाइम हमें अंदाज़ा नहीं है कितना है, 20-25 मिनट के आसपास की होगी। लेकिन कि चैप्टर के हम कई बार हमेशा कहते हैं कि किसी चैप्टर को समझने के लिए उसकी बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहले लेक्चर होते हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में अगले से हम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ से शुरू करेंगे और फिर वहाँ से फिर अगले लेक्चर से
बड़ी बड़ी चीज़ें आना शुरू होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।